नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुषमा यादव और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 3 जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ का भाग 5 ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। आइए देखते हैं। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। देखो बच्चों, इसमें ये शब्द गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आना चाहिए परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे जैसे हम जीवाश्मी ईंधनों का यानी कि पेट्रोलियम, कोयला आदि का उपयोग करते जा रहे हैं, इनका अभाव उत्पन्न होता जा रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है। देखिए बच्चों, गैर परंपरागत जो स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये स्रोत नवीकरणीय हैं, कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए इनके उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो परंपरागत स्रोत हैं जीवाश्मी ईंधन, उनके भंडार सीमित हैं और वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। आइए देखें सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। जिन देशों में धूप काफ़ी मात्रा में साल भर उपलब्ध रहती है, वहाँ पर सौर ऊर्जा के काफ़ी उपयोग के काफ़ी चांस हैं, वहाँ बहुत लाभदायक है ये। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर और इसके साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात के संकेतों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। आगे है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतों की घाटियों में, जहाँ पे प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ स्थित हैं। पवन फार्म नीदरलैंड में, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। पवन ऊर्जा में ऊंचे ऊंचे पंखे लगाए जाते हैं बेटा, और वो पंखे जब हवा के प्रेशर से घूमते हैं तो नीचे लगे टरबाइन घूमते हैं और विद्युत का उत्पादन होता है। अगला है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थ्योरियम, इनके परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब रेडियो सक्रिय पदार्थों यूरेनियम, थोरियम को विखंडित किया जाता है रिएक्टर्स में, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही बिजली उत्पादन होता है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम में है, महाराष्ट्र के तारापुर में, और राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नैरोरा, कर्नाटक के कैगा में है। अगला गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है
उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे हम ज़मीन में अंदर गहराई की तरफ बढ़ते हैं, तापमान बढ़ता जाता है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। हम देखते हैं कई बार भूमि पर गर्म जल के स्रोत होते हैं, अंदर से गर्म पानी के झरने फूट रहे होते हैं। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख के पूगा घाटी में हैं। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। बच्चों, जो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, जिससे समुद्र का जल पहले ऊपर आता है फिर वापस लौट जाता है, तो जल जब ऊपर आता है उसे हम ज्वार कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। उच्च ज्वार आता है तो इन टरबाइंस को उस दबाव से घुमाया जा सकता है और बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ये टरबाइंस घूमते हैं ज्वार के प्रेशर से। अगला है गैर परंपरागत स्रोत बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। हम देख सकते हैं चित्र में। बायोगैस का जो संयंत्र होता है उसमें जब जैविक अपशिष्ट डाले जाते हैं तो उनसे एक तरफ तो गैस का उत्पादन होता है और दूसरी तरफ उससे खाद, बहुत ही अच्छी जैव खाद का उत्पादन होता है और इससे विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन उस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य कर और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। अब सभी करें ये कार्य। ऊर्जा का जो खर्च है उसे कम करने की कोशिश करें, ऊर्जा की बचत करें। बच्चों, जैसे आप घर में बिजली के जो भी हमारे यंत्र होते हैं, जैसे कि पंखा है, लाइट्स हैं, उन्हें ऑन छोड़ देते हैं, चालू छोड़ देते हैं जब उनकी आवश्यकता नहीं होती तब भी। तो जब तक आवश्यकता हो तब तक उन्हें चलाएं और जैसे ही आपका काम हो जाए उसे बंद कर दें। जब आपको आवश्यकता ना हो तुरंत स्विच ऑफ करें और ऊर्जा की बचत करें और भविष्य को सुनहरा बनाएं। अब जो बच्चों हमने ये देखे ऊर्जा के गर्म परंपरागत स्रोत जितने भी, इनके लाभ और हानि हम देखते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा के भंडार तो असीमित हैं, परंतु फिर भी इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानि हैं। देखते हैं कि पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। एक बार अगर पवन चक्कियाँ लग जाएं तो स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की लागत कम ही आती है। ये सुरक्षित भी है और साफ भी है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन हानि देखिए, ध्वनि प्रदूषण इससे होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है
रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है इनकी वजह से, और क्योंकि ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं इसलिए पक्षियों के लिए भी हानिकारक हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, इसके लाभ ये हैं कि ये असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं होती, प्रदूषण मुक्त है। लेकिन इसकी हानियाँ भी हैं कि सोलर पैनल लगाना बहुत ही खर्चीला होता है और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी भी होती है। ज्वारीय ऊर्जा के लाभ हानि देखते हैं। समुद्र में ज्वार से जो हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण मुक्त होते हैं, ये असमाप्य है, परंतु क्योंकि समुद्र में जब हम ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बांध वगैरह बनाते हैं, टरबाइंस लगाते हैं, तो वन्य जीवों का आवास नष्ट होता है और इसके दोहन में कठिनाई भी आती है। अगला परमाणु ऊर्जा के लाभ हानि। परमाणु ऊर्जा, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है इससे, लेकिन इसकी हानि ये है कि रेडियो एक्टिव व्यर्थ जो उत्पन्न होता है उसका निस्तारण बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा, ये विधि बहुत खर्चीली है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाना बहुत ही खर्चीला होता है। बायोगैस के लाभ हानि देख लेते हैं। जैविक अपशिष्ट से ये बनती है, कम लागत लगती है इसमें, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग हो जाता है और बायोगैस का उत्पादन भी होता है। परंतु इसकी हानि ये है कि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है ये। अगला है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का लाभ ये है कि ये स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है, परंतु इसकी हानि भी ये है कि ये शहरों से दूर अवस्थित होते हैं और विद्युत वहन खर्चीला होता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़े ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और उनके लाभ हानि, और इसी के साथ ही हमारा ये भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।